मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वो सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये शब्द हैं जीन जैक्स रूसो के, एक ऐसा विचारक जिसके विचारों ने क्रांतियों को हवा दी और आज भी उतने ही जरूरी और विवादास्पद हैं जितने 250 साल पहले थे। आज हम रूसो के दर्शन की दुनिया में एक गहरी छानबीन करने वाले हैं। हमारे पास 2 बहुत ही बेहतरीन अकादमिक वीडियो के अंश हैं जो रूसो की राजनीतिक सोच की परतें खोलते हैं। हमारा मकसद साफ है, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए रूसो के सबसे जटिल विचारों को आसान बनाना। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक ही विचारक को लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिमायती भी कहा जाता है और तानाशाही का वैचारिक पिता भी। आखिर उनके विचारों में ऐसा क्या था जो इतना शक्तिशाली और खतरनाक दोनों है? रूसो को समझने के लिए शायद सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उनकी नज़र में गड़बड़ शुरू कहाँ से हुई। वो एक प्राकृतिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं। जरा बताइए कैसी थी वो दुनिया उनकी कल्पना में? देखिए, रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था है वो हॉब्स की तरह भयानक नहीं है। वो कहते हैं कि उस समय समाज, भाषा या तर्क का विकास नहीं हुआ था। इंसान एक, कह सकते हैं, नोबल सैवेज या भले जंगली की तरह था। नोबल सैवेज? हाँ, पूरी तरह आत्मनिर्भर, दूसरों के प्रति दया का भाव रखने वाला और अपनी जरूरतों में बहुत सरल। कोई होड़ नहीं थी, कोई ईर्ष्या नहीं थी। इंसान बस अपनी प्राकृतिक भावनाओं से चलता था। एक तरह से शांति और सुकून का समा था। और सबसे जरूरी बात, इंसान अपने लिए जीता था, इस बात की परवाह किए बिना कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर सब कुछ इतना अच्छा और शांत था तो फिर ये जंजीरें कहाँ से आ गईं? समाज में ये जो इतनी गहरी असमानता आज हम देखते हैं, उसकी जड़ें कहाँ हैं? यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। रूसो के अनुसार सारी समस्या की जड़ है निजी संपत्ति की धारणा का जन्म। उनका एक बहुत मशहूर कथन है कि वो पहला इंसान जिसने जमीन के एक टुकड़े को घेर कर कहा ये मेरा है, और जिसे मानने वाले सीधे साधे लोग मिल गए। हाँ, वही नागरिक समाज का असली संस्थापक था। जैसे ही मेरा और तेरा का विचार आया, वहीं से ईर्ष्या, लालच और होड़ ये सब शुरू हो गया। पर क्या ये थोड़ी ज्यादा सरलता से कही गई बात नहीं है? मेरा मतलब है, कई विचारक तो निजी संपत्ति को प्रगति और मेहनत के लिए एक जरूरी प्रोत्साहन मानते हैं। क्या रूसो इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर देते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। रूसो इस बात को मानते कि समाज आगे बढ़ा, लेकिन वो पूछते हैं किस कीमत पर। उनके लिए निजी संपत्ति ने आर्थिक असमानता को जन्म दिया, अमीर और गरीब बन गए, और इस असमानता को बनाए रखने के लिए अमीरों ने राज्य और कानून बनाए। अच्छा, तो जो राज्य दिख तो रहा था कि सबकी रक्षा करेगा, वो असल में अमीरों की संपत्ति की रक्षा कर रहा था। यहीं से मालिक दास, पूंजीपति मजदूर और शासक शासित के रिश्ते पैदा हुए। लोग अपने अंदर की आवाज सुनने के बजाय दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए जीने लगे। वो अपनी असलियत ही खो बैठे। वाह! यानी राज्य असमानता को खत्म करने के बजाय उसे एक कानूनी जामा पहना देता है। इसीलिए शायद उन्हें समाजवादी चिंतन का अग्रदूत भी कहते हैं। निश्चित रूप से। उनका एक और कथन है जो इस सोच को बिल्कुल साफ करता है। कोई नागरिक इतना अमीर न हो कि दूसरे को खरीद सके, और कोई इतना गरीब न हो कि खुद को बेचने पर मजबूर हो जाए। ये वो पहले आधुनिक विचारकों में से थे जिन्होंने आर्थिक असमानता को अपनी राजनीतिक सोच के केंद्र में रखा था। तो अगर समाज इतना भ्रष्ट है और जंजीरों से भरा है, तो क्या रूसो का हल ये था कि हम सब कुछ छोड़ के वापस जंगलों में चले जाएं? मैंने कई बार ये सुना है, प्रकृति की ओर लौटो। क्या इसका यही मतलब है? ये रूसो से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी है। प्रकृति की ओर लौटो का मतलब कपड़े उतारकर आदिम जीवन जीना नहीं है। इसका मतलब है अपनी उस मूल नैतिक भावना की ओर लौटना जो समाज के स्वार्थ और दिखावे से पहले हमारे अंदर थी। ये एक मानसिक और नैतिक वापसी है, शारीरिक नहीं। रूसो जानते थे कि इतिहास में पीछे नहीं जाया जा सकता। अगर ऐसा है तो फिर आज के समाज में रहते हुए इसे हासिल करने का उनका फॉर्मूला क्या था? यहीं पर शायद उनका सामाजिक समझौता काम आता है। एकदम सही। उनका सामाजिक समझौता इसी मुश्किल सवाल का जवाब है। एक आधुनिक समाज में रहते हुए हम अपनी खोई हुई आजादी और नैतिकता वापस कैसे पाएं? तो इस सामाजिक समझौते को थोड़ा और खोलते हैं। ये हॉब्स या लॉक के समझौते से अलग कैसे है? ये सवाल परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। हाँ, ये बहुत ही मौलिक अंतर है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हॉब्स का समझौता एक डरे हुए कर्मचारी का अपने सख्त बॉस मतलब राजा के साथ कॉन्ट्रैक्ट है
जहां वो सुरक्षा के बदले अपनी सारी आजादी सौंप देता है। ठीक है। लॉक का समझौता कुछ पार्टनर्स के बीच एक बिजनेस एग्रीमेंट जैसा है, जहां एक सीमित सरकार मैनेजर का काम करती है। और रूसो का? रूसो का समझौता एक परिवार बनाने जैसा है। इसमें व्यक्ति अपने सारे अधिकार किसी बाहरी बॉस या मैनेजर को नहीं, बल्कि पूरे परिवार यानी समुदाय को सौंप देता है। और क्योंकि आप खुद उस परिवार का हिस्सा हैं, तो आप किसी के गुलाम नहीं बनते। आप नियम बनाने वाले भी खुद हैं और मानने वाले भी खुद। इसी से एक बॉडी पॉलिटिक या गणराज्य बनता है, जिसका हर नागरिक एक अटूट हिस्सा होता है। और यहीं पर उनकी सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली धारणा आती है, सामान्य इच्छा या जनरल विल। लेकिन ये सामान्य इच्छा की बात थोड़ी उलझन में डालती है। अगर एक समाज में 100 लोग हैं, तो क्या 100 अलग-अलग इच्छाएं नहीं होंगी? इन सबको मिलाकर एक सामान्य इच्छा कैसे बन सकती है? ये सुनने में बहुत अव्यवहारिक लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। सामान्य इच्छा सबकी निजी इच्छाओं का जोड़ या बहुमत नहीं है। इसे समझने के लिए हमें पहले 2 तरह की इच्छाओं में फर्क करना होगा, जिनकी बात रूसो करते हैं, यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा। ठीक है, समझाइए इन्हें। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए रात को 2 बजे आपकी बर्गर खाने की तेज इच्छा हुई। ये आपकी यथार्थ इच्छा यानी एक्चुअल विल है। ये तात्कालिक है, स्वार्थी है और लंबे समय के नतीजे के बारे में नहीं सोचती। लेकिन आपकी वास्तविक इच्छा या रियल विल जानती है कि सुबह आपका एक जरूरी एग्जाम है और आपको सोना चाहिए। ये विवेकपूर्ण है, आपके भले के बारे में सोचती है। ये आपका उच्च स्व है। अच्छा, तो ये मैं के 2 हिस्सों की लड़ाई जैसा है। एक जो फौरन मजा चाहता है और दूसरा जो दूर की सोचता है। बिल्कुल। अब इसे पूरे समाज पर लागू कीजिए। सामान्य इच्छा सभी नागरिकों की वास्तविक इच्छाओं का सार है। ये वो आवाज है जो तब निकलती है जब हर नागरिक अपने निजी स्वार्थ को किनारे रखकर पूरे समाज की भलाई के बारे में सोचता है। ये हमेशा सही होती है, हमेशा न्यायपूर्ण होती है और इसका लक्ष्य सबका भला करना होता है। कि लोगों को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। किसी को आजाद होने के लिए मजबूर करना, ये तो तानाशाही की भाषा लगती है। क्या रूसो सच में यही कह रहे थे या हम कुछ गलत समझ रहे हैं? आप अकेले नहीं है जिसे ये सुनकर झटका लगा। ये स्वतंत्रता का विरोधाभास कहलाता है और उनके दर्शन का सबसे जटिल हिस्सा है। रूसो के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता अपनी हर मनमानी करने में नहीं है, बल्कि अपनी वास्तविक इच्छा के अनुसार जीने में है। अच्छा। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपनी स्वार्थी यथार्थ इच्छा, मतलब वो बर्गर खाने वाली इच्छा, के पीछे भागकर सामान्य इच्छा के खिलाफ जाता है, तो समुदाय उसे सामान्य इच्छा का पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है। लेकिन ये तो जबरदस्ती हुई। रूसो के नजरिए से ये जबरदस्ती नहीं है। ये उस व्यक्ति को उसकी अपनी ही वास्तविक इच्छा का पालन करने के लिए मजबूर करना है। जैसे अगर कोई छात्र पढ़ाई छोड़कर घूमने जा रहा है, तो उसके माता पिता उसे पढ़ने के लिए बाध्य करके असल में उसकी ही भलाई कर रहे हैं, उसे उसकी सच्ची आजादी का एहसास करा रहे हैं। रूसो के लिए उस कानून का पालन करना ही सच्ची स्वतंत्रता है, जिसे आपने खुद समुदाय के एक हिस्से के तौर पर बनाया है। तो सच्ची आजादी का मतलब है आत्मनियंत्रण और उन नियमों का पालन जो हमने सामूहिक रूप से अपने भले के लिए बनाए हैं। और यहीं से उनकी जन संप्रभुता की धारणा निकलती है। जी, रूसों के लिए संप्रभुता यानी राज्य की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। ये हॉब्स के लेवियाथन की तरह ही पूर्ण और अविभाज्य है, लेकिन ये किसी एक राजा के पास नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के पास है। इसीलिए एक मजेदार बात कही जाती है कि अगर हॉब्स के लेवियाथन का सर काट दिया जाए तो वो रूसों की संप्रभुता बन जाती है। और उनका ये भी मानना था कि इस संप्रभुता का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। रूसो प्रतिनिधि लोकतंत्र के बड़े आलोचक थे। उनका मानना था कि जैसे ही कोई राष्ट्र अपने प्रतिनिधि चुनता है, वो आजाद नहीं रह जाता। आप शक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी इच्छा को नहीं। इसलिए वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक थे, जहां नागरिक खुद कानून बनाते हैं। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? रूसो के विचार जितने आकर्षक हैं, उतने ही खतरनाक भी लगते हैं। उनके दर्शन का वो स्याह पक्ष क्या है जिसकी वजह से उन पर इतने हमले होते हैं? हाँ, और आलोचकों ने इस पर कई बड़े सवाल उठाए हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही है कि उनके विचार यूटोपियन और अव्यवहारिक हैं। आलोचक कहते हैं कि सामान्य इच्छा और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसी धारणाएं सिर्फ स्विट्जरलैंड के छोटे कैंटन जैसे सजातीय राज्यों में ही काम कर सकती हैं, भारत जैसे देश में नहीं। बिल्कुल, भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में नहीं। यहाँ एक सामान्य इच्छा खोजना लगभग नामुमकिन है।
और व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाला खतरा तो है ही, जिसकी हमने अभी बात की। वो दूसरी और सबसे बड़ी आलोचना है। सामान्य इच्छा और स्वतंत्र होने के लिए बाध्य करने का विचार सुनने में कितना भी अच्छा लगे, इसका दुरुपयोग बहुत आसानी से हो सकता है। आलोचक कहते हैं कि ये सर्वाधिकारवाद यानी टोटलिटेरियनिज्म का रास्ता खोलता है। जैसे कि देखिए, 20वीं सदी में हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों ने यही तो कहा। उन्होंने दावा किया कि वे जनता की असली या सामान्य इच्छा को लागू कर रहे हैं, भले ही जनता खुद उसे ना समझती हो। जिसने भी विरोध किया उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य कर दिया गया। एक और आलोचना भी है जो आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है, खासकर लैंगिक समानता को लेकर। बिल्कुल। उनकी तीसरी बड़ी आलोचना नारीवादी विरोधी होने की है। रूसो का मानना था कि महिलाओं का दायरा घर और परिवार तक सीमित होना चाहिए। उनका तर्क था कि महिलाएं भावनाओं से काम लेती हैं और तर्क से नहीं, इसलिए वे सार्वजनिक जीवन और राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इस विचार की मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जैसे शुरुआती नारीवादी विचारकों ने बहुत तीखी आलोचना की। इन गंभीर आलोचनाओं के बावजूद उनकी विरासत तो बहुत बड़ी है। फ्रांसीसी क्रांति से लेकर आज के लोकतंत्र तक उनका असर हर जगह दिखता है। हाँ, उनकी विरासत दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ वे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और जन संप्रभुता के सबसे बड़े पैगंबर हैं। फ्रांसीसी क्रांति का स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा सीधे सीधे उनके दर्शन से प्रेरित था। वहीं दूसरी तरफ निजी संपत्ति की उनकी तीखी आलोचना ने कार्ल मार्क्स और आने वाले समाजवादी विचारकों के लिए जमीन तैयार की। वो एक ही साथ लोकतंत्र और समाजवाद दोनों के प्रेरणा स्रोत बन गए। तो हमारे सामने एक बेहद जटिल विचारक की तस्वीर उभरती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आधुनिकता की आलोचना की लेकिन आधुनिकता को आकार भी दिया। एक ऐसा विचारक जो स्वतंत्रता का सबसे बड़ा पुजारी था, पर जिस पर तानाशाही का रास्ता साफ करने का आरोप भी लगता है। और शायद यही उनकी महानता है। वो हमें राजनीति के सबसे बुनियादी तनाव पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक भलाई के बीच सही संतुलन क्या है? रूसो इसका एक मौलिक और कुछ हद तक परेशान करने वाला जवाब देते हैं, जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाती हूँ। रूसो का मानना था कि कला और विज्ञान के विकास ने समाज को नैतिक रूप से बेहतर नहीं बल्कि भ्रष्ट किया है, क्योंकि तर्क और विवेक ने हमें स्वार्थी बना दिया। आज के डिजिटल युग में जहां सूचना, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया हमारे जीवन के हर पहलू पर हावी हैं, क्या रूसो की ये आलोचना पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक नहीं हो जाती?